हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये हमारी 4th वीडियो है। बाकी के 3 वीडियोस आप लोग एक बार देख लेना। सीक्वेंस वाइज हम कर रहे हैं, सेक्शन वाइज, सीक्वेंस वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। इन सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, 173 ऑफ सीआरपीसी की फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के दौरान द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज ऑब्लाइज्ड टू सीक द ओपिनियन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैन बी कंपेल्ड बाई कोर्ट टू सीक द ओपिनियन। अरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ से आ गया, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है रीओपनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ सीआरपीसी। फिर से ओपन कर रहे हो आप, क्लॉज 8 जब मेंशन किया ही हुआ है तो देख लेते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तो क्या है, रीओपनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय इन्वेस्टिंग ऑफ आईओ ओनली। क्या सिर्फ आईओ कर सकता है, या फिर कैन बी डन ओनली अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट, या फिर मजिस्ट्रेट इसमें क्या है, आईओ कैन बी डन ओनली आफ्टर सीकिंग ओपिनियन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर कैन बी डन बाय द पुलिस ऑन इट्स ओन और अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, पुलिस कर सकता है या कोर्ट कर सकता है। कौन कर सकता है, पुलिस कर सकता है या कोर्ट कर सकता है। फिर इसके बाद है बिफोर ऑर्डरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट इज। अब बिफोर ऑर्डरिंग कोर्ट क्या है, ऑब्लिगेशन में है, अंडर एन ऑब्लिगेशन टू हेयर द अक्यूज्ड। फिर इसके बाद क्या है, अंडर नो ऑब्लिगेशन। अंडर नो ऑब्लिगेशन है यार, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ पुलिस खुद से कर सकता है, तो ऑब्लिगेशन क्या है इसमें। नेक्स्ट है फर्दर इन्वेस्टिगेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ सीआरपीसी इज। वो कंटिन्यूएंस है, क्या है, इससे रिलेटेड है, कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर इन्वेस्टिगेशन। हाँ, फर्दर मतलब आगे। अब एक रास्ता आप आधा चल चुके हो तो फर्दर जाओगे तो उसी रास्ते से आगे जाओगे ना, पीछे आकर के दूसरी दिशा थोड़ी ले लोगे। नेक्स्ट है सेक्शन 463 ऑफ सीआरपीसी परमिट्स। 463 परमिट क्या करता है सीआरपीसी का। 463 पे चले, बहुत दूर है, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। 463 ऑफ सीआरपीसी क्या परमिट करता है, इट परमिट्स ओरल एविडेंस बाय मजिस्ट्रेट ऑफ कन्फेशन मेड टू हिम। नहीं, ओरल एविडेंस टू प्रूव that procedure laid down under section 164 CRPC had actually been followed, where they record which ought to show that does not do so. Oral evidence है प्रूफ करने के लिए कि प्रोसीजर laid down under section 164 had actually been followed। ठीक है, तो 463 किससे रिलेटेड है, 164 से रिलेटेड है, ये याद रखना। 64 इधर, 64 इधर, ऐसे याद रखना। ठीक है, 463 164। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू मेंटेन अ केस डायरी। द सेट केस डायरी कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल। ठीक है, अब ट्रायल के दौरान एड के लिए, किस चीज़ के लिए, एडिंग के लिए। कौन यूज कर सकता है एडिंग के लिए, बाय द कोर्ट, बाय पुलिस ऑफिसर, बाय अक्यूज टू एवरी लिमिटेड एक्सटेंट। हाँ ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है under section 167 of CRPC an accused person can be remanded to police custody। accused जो है वो पुलिस कस्टडी के लिए रिमांड या फिर जुडिशियल कस्टडी के लिए the authorization of such detention। अब उस डिटेंशन का, किस चीज़ का, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी का डिटेंशन जो है कितने दिन से एक्सीड नहीं करेगा, 14 days 15 days। अरे 15 days से एक्सीड नहीं करेगा, क्या पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी 167 में। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी द नेचर ऑफ कस्टडी कैन बी ऑल्टर्ड फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी एंड वाइस वर्सा। दिस ऑल्टरेशन कैन बी डन। अब ये ऑल्टरेशन पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी कैसे होगा, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट 15 days, पहले 15 दिन में ही ऑल्टरेशन कर लो। नेक्स्ट है फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ डिटेंशन इन एनी कस्टडी। ऑथराइजेशन किस चीज़ का, डिटेंशन इन एनी कस्टडी, तो उसके लिए क्या है, अक्यूज मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। हाँ ऑब्वियसली डिटेंशन करना है तो अक्यूज को प्रोड्यूस करना होगा। अक्यूज नीड नॉट बी, ये भी नहीं है, अक्यूज मस्ट, ऐसा नहीं है, आंसर है इसका ये, अक्यूज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज डिटेंशन फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 90 days, 90 दिन के लिए। ये तो हमें पता है, 90 दिन के लिए 15 पहले दिन, फिर इसके बाद 90 दिन के लिए हो सकता है इन केस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद। 90 दिन के लिए कहाँ पे हो सकता है, डेथ, लाइफ, 10 years। हाँ 10+ years के लिए 90 दिन के लिए हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी फॉर डिटेंशन ऑफ अ टोटल पीरियड ऑफ 90 days ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द एक्सप्रेशन फॉर अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट लॉस देन 10 years मीन्स। देखो डिटेंशन के लिए कि 10 साल से कम नहीं होना चाहिए, 90 दिन का डिटेंशन, तो उसका आंसर क्या है। देखो पहला तो क्या है, मोर देन 10 years या अप टू 10 years। इसका मतलब क्या है, मोर देन 10 years यानी कि 10 साल के बाद, या फिर अप टू 10 years। ठीक है,
10 इसमें इंक्लूडेड है, तो इसमें क्या हो जाएगा अप टू 10 ईयर्स। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी फॉर ऑफेंसेस अदर देन दोज पनिशेबल विद डेथ, डेथ नहीं है, लाइफ नहीं है, फिर इसके बाद 10 साल नहीं है। द डिटेंशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑथराइज्ड फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ, जब ये तीनों होते हैं तो कितना डिटेंशन होता है, तब होता है हमारा डिटेंशन टोटल 90 डेज, ठीक है। अब अगर ये तीनों नहीं है तो डिटेंशन कितना हो जाएगा, 60 डेज हो जाएगा, सिंपल है। 60 फिर इसके बाद 90 ऐसे एक्सटेंड होता है। फिर इसके बाद क्या, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 90 डेज, 60 डेज एज द केस में बी, एंड द अक्यूज्ड इज इन कस्टडी, सो द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ द, अब अक्यूज क्या कस्टडी में है, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड द अक्यूज इज एंटाइटल्ड टू बी, अगर एक्सपायर हो जाता है ये पूरा पीरियड तो अक्यूज क्या हो जाएगा, एंटाइटल्ड रिलीज ऑन बेल और मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल। नेक्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 डेज या फिर 60 डेज जो है वो कंप्यूट करने हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, कंप्यूट करने हैं। द डे ऑफ अरेस्ट ऑफ द अक्यूज हैज टू बी एक्सक्लूडेड, अरे नहीं, द डे ऑन विच द अक्यूज वॉज रिमांडेड इज टू बी एक्सक्लूडेड, रिमांड कर दिया गया था वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, ये भी नहीं है। द डे ऑफ अरेस्ट ऑफ द अक्यूज एंड द डे ऑन विच द अक्यूज वॉज रिमांडेड इफ डिफरेंट बोथ हैव टू बी एक्सक्लूडेड, दोनों एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। द डे ऑफ द अरेस्ट, ठीक है, अक्यूज का, एंड द डे ऑन विच द अक्यूज वॉज रिमांडेड इफ डिफरेंट बोथ हैव टू बी एक्सक्लूडेड, इसमें भी ये है कि अरेस्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, इसमें ये है कि रिमांड एक्सक्लूड हो जाएगा। द डे ऑफ अरेस्ट ऑफ द अक्यूज ओनली हैज टू बी एक्सक्लूडेड, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सक्लूड हो तो दोनों हो, एक्सक्लूड नहीं हो तो दोनों ना हो, इसमें यही है कि दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे, रिमांड और अरेस्ट दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट है एन अक्यूज वॉज अरेस्टेड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 302, ठीक है, मर्डर, एंड रिमांडेड टू जुडिशियल पुलिस कस्टडी ऑन 2 तारीख, अब उसको अरेस्ट कर लिया है 1 तारीख को, रिमांड कर लिया है 2 तारीख को। नाउ फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 167 क्लॉज 2 सीआरपीसी कंप्यूटिंग ऑफ पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है, कहाँ से होगा कंप्यूटेशन, कहाँ से होगा, द डे ऑफ अरेस्ट दैट इज 1/1 ओनली हैज टू बी एक्सक्लूडेड, ना ये तो नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों का एक्सक्लूड होगा। द डे ऑफ अरेस्ट एंड द डे ऑफ रिमांड बोथ हैव टू बी एक्सक्लूडेड एंड द 90 दे शैल फॉल ऑन 2/4/2002, कब हो जाएगा 90वां दिन, ठीक है, 3 महीने बाद ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इन केस ट्राइबल बाय अ मजिस्ट्रेट एज समन्स केस द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंटिन्यूड अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 5, 167 क्लॉज 5 देखना जरूरी हो जाता है। अब तो इधर कहाँ आ गए, वन 167 क्लॉज 5 देखते हैं। इफ इन एनी केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट as a summons case, then investigation was concluded within a period of 6 months from the date on which the accused was arrested, the magistrate shall make an order stopping further investigation। अच्छा, समन्स केस में 5 महीने, समन्स केस में ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें कितने महीने से ज़्यादा है, हमने अभी पढ़ ही लिया है ये, तो आप खुद ही बता दो, बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा समन्स केस में, क्यों, समन्स केस है, समन्स केस की पनिशमेंट ही 2 साल से कम होती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन अ समन्स केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट बियॉन्ड, क्या है 167 क्लॉज 5 आ गया, ये 5 और एस सिमिलर दिखता है तो समन्स केस समझ जाओ। बियॉन्ड 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट विदाउट प्रीवियस परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। अब इसमें क्या है, प्रीवियस परमिशन का जिक्र हो जाता है, तो क्या है, शैल रेंडर द एंटायर इन्वेस्टिगेशन विशिएटेड, नहीं, शैल नॉट रेंडर एंटायर इन्वेस्टिगेशन बैड बट द अक्यूज इज लायबल टू बी डिस्चार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं है। शैल नॉट रेंडर एंटायर इन्वेस्टिगेशन बैड बट द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट रिलाई ऑन द इन्वेस्टिगेशन सो कैरीड आउट एंड द एविडेंस सो कलेक्टेड शैल नॉट बी एडमिसिबल, ठीक है। अगर क्या है, कंटिन्यूशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन्स केस है, बियॉन्ड 6 महीने से ज़्यादा जाता है अरेस्ट के बाद, और मजिस्ट्रेट की परमिशन भी नहीं है, तो फिर आप उस एविडेंस को यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस इज टू सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, पुलिस को मजिस्ट्रेट को फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है। द मजिस्ट्रेट, अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा उस फाइनल रिपोर्ट के साथ, इज बाउंड टू कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय पुलिस, नहीं है यार, इज बाउंड बाय द कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय द पुलिस इन मे ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बाउंड नहीं है, may issue a process both against the accused persons, is not bound, हाँ यही is not bound, सॉरी ये सही है, is not bound, हाँ बाउंड नहीं है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, may issue process against the accused persons, ठीक है, ये दोनों सही आंसर है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है अपॉन द रिपोर्ट बीइंग फॉरवर्डेड अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2, रिपोर्ट अगर फॉरवर्ड हो रही है 173 क्लॉज 2 में, द मजिस्ट्रेट फॉर ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर डिसाइडिंग नॉट टू टेक कॉग्निजेंस, द मजिस्ट्रेट, अब मजिस्ट्रेट उसमें क्या करेगा,
मस्ट गिव नोटिस, नोटिस देगा टू एंड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड, नोटिस देगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड। आई थिंक इसका आंसर यही है, नीड नॉट गिव नोटिस, नोटिस ना देने वाली बात तो नहीं होती है, मे और मे नॉट गिव नोटिस ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है द ऑर्डर्स पास अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी आर, 125 ऑफ सीआरपीसी में जो ऑर्डर्स पास होते हैं समरी इन नेचर हैं बट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज। क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है किस चीज से रिलेटेड है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। समरी इन नेचर, ठीक है, समरी है, एंड डू नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज विच आर टू बी फाइनली डिटरमाइंड बाय ए सिविल कोड। यही बात है, सिविल कोड वाला मैटर है ये, सिविल नेचर है इसका 125 का। नेक्स्ट है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स अ रेमेडी बाय वे ऑफ समरी प्रोसीडिंग्स विच इज को एक्सटेंसिव विद द सिविल लायबिलिटीज अंडर द पर्सनल लॉ। हाँ, पर्सनल लॉ हिंदू लॉ में आ जाता है ये तो सही आंसर लग रहा है। बाय वे ऑफ समरी ट्रायल प्रोसीजर विच इज को एक्सटेंसिव विद द सिविल लायबिलिटीज अंडर सिविल लॉ। अच्छा, नेक्स्ट है बाय वे ऑफ समरी प्रोसीजर विच इज नॉट को एक्सटेंसिव विद द सिविल लायबिलिटीज अंडर पर्सनल और सिविल लॉ, को एक्सटेंसिव नहीं है, ठीक है। अब इसकी रेमेडी क्या है, को एक्सटेंसिव नहीं है, ये अपने में है वो अपने में, को एक्सटेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द को एक्सटेंट ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी इज नॉट करेक्ट। को एक्सटेंट ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से करेक्ट नहीं है, इट इज इनकंसिस्टेंट विद सेक्शन नंबर 23 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस। अच्छा, इनकंसिस्टेंट तो है। नेक्स्ट है सेक्शन 24 ऑफ HMA डज नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ऐसा नहीं है। सेक्शन 1820 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। अब देखो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सारे एक्ट्स पता होंगे, तो हम इस पर स्टार लगा देते हैं। हालांकि मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है 1, इट इज़ इनकंसिस्टेंट है वो 23 ऑफ HMA हमा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू। अब ये किस पे एप्लीकेबल है, ऑल पर्सन्स पे, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, सभी पे एप्लीकेबल होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल लॉ, इसीलिए उसमें पर्सनल लॉ लिखा हुआ था। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट डील्स विथ क्लेम ऑफ मेंटेनेंस बाय अ मुस्लिम वुमेन। अब ये जो एक्ट है इनका, ये किस चीज़ से डील करता है, क्लेम ऑफ मेंटेनेंस बाय अ मुस्लिम डिवोर्स वुमेन। अच्छा हाँ, ऊपर मुस्लिम वुमेन देख के हम लोग सोचेंगे कि हाँ यही करेक्ट आंसर है, बट मुस्लिम डिवोर्स वुमेन से रिलेटेड है। क्लेम एंड मेंटेनेंस बाय चिल्ड्रन, नहीं चिल्ड्रन वाला नहीं है, वुमेन से ही है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी हु कैन नॉट बी ऑर्डर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस। कौन किसको ऑर्डर नहीं कर सकते हो आप मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए, फादर को, हस्बैंड को, डॉटर को, नन ऑफ द अबव, क्योंकि उसमें ना सबको मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है, इसलिए नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है वेयर द हस्बैंड हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री ऑफ डिवोर्स अगेंस्ट द वाइफ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन अंडर सेक्शन 125 इट इज। अब डिजर्ट कर दिया है तो क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, नो बार फॉर वाइफ टू क्लेम मेंटेनेंस अगेंस्ट द हस्बैंड। ऑब्वियसली आप मेंटेनेंस दोगे, वो आपकी वाइफ है, आप कुछ भी किया उसने। नेक्स्ट है इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, 125 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स है, अब उसमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नेसेसरी, ऐसा तो नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज वेरी हाई इज रिक्वायर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, नहीं। प्राइमा फेसाई प्रूफ, हाँ प्राइमा फेसाई प्रूफ शोइंग दैट द पार्टीज आर लिविंग रिलेशनशिप भी में भी मेंटेनेंस आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी द फादर एंड मदर दैट इज द पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर सन। हाँ ये तो है, अब सन है, डॉटर है, क्या है ये देखना है आपको, तो देखो बोथ सन एंड डॉटर दोनों से हो सकता है। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन मदर अंडर सेक्शन 125 क्लॉज 1 मीन्स एंड इफ रिफरेबल टू। अब कौन सी मदर होगी, रियल और नेचुरल मदर, स्टेप मदर, जनरली बोथ है, कौन सी मदर होगी, रियल और नेचुरल मदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो जाएगा किस पे, इंडियन सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स, फॉरेनर, सभी पे यार, टेरिटरी के बाहर। रुको आपको 188 दिखा देती हूँ, इजी पड़ेगा आपके लिए। Offences committed outside India. If an offence is committed outside India by a citizen of India, high seas पे वगैरह वगैरह, by a person not being citizens on any ship or aircraft, तो समझ गए, नॉन सिटीजन्स है, फॉरेनर्स हैं, इंडियन सिटीजन्स है, सब सारे कवर हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है स्टेप मदर कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125 ऑफ सीआरपीसी फ्रॉम हर स्टेप सन। ये क्वेश्चन है कि क्या वो क्लेम कर सकती है, तो इसमें ये है कि प्रोवाइडेड शी इज चाइल्डलेस एंड विडो, ओके हाँ,
अगर उनके खुद के बच्चा नहीं तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड शी इज चाइल्डलेस एंड हर हस्बैंड इज इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग हर। हाँ ठीक है, या तो विडो है या फिर हस्बैंड ही इनकेपेबल है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कैन बी क्लेम्ड। अब 125 ऑफ सीआरपीसी का जो मेंटेनेंस है कैन बी क्लेम्ड बाय अ लीगली वेडेड वाइफ ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ मैरिज, हाँ, या फिर बाय अ डिवोर्स वाइफ हु हैज नॉट रीमैरिड, ठीक है, रीमैरी नहीं किया है, तो बोथ है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड। अब कैसे नहीं, बाय अ मैरिड डॉटर हैविंग अटेन्ड मेजॉरिटी। अब तुमने शादी कर ली है, तुम पराए घर जा चुकी हो, तुम बड़ी भी हो चुकी हो, तो नहीं कर सकती हो। माइनर आ गया इधर, फादर और मदर आ गया, तो ये आंसर इसका यही है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। इनमें से मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है 125 ऑफ सीआरपीसी में? तो लेजिटिमेट मेजर मेल चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम, हाँ सफरिंग है तो ठीक है, ये क्लेम कर सकते हैं। माइनर है यहाँ, वाइफ इंक्लूडिंग डाइवोर्स बट नॉट रीमैरिड, हाँ सारे ही क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज लिमिटेड टू। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कितना लिमिट है इसमें? इसमें है कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, 500, 1000, 5000 देख करके आप वो मत होइएगा प्रेरित। नेक्स्ट है 125 ऑफ सीआरपीसी डज नॉट कंटेम्पलेट पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस। इट डज नॉट कंटेम्पलेट, क्या नहीं कंटेम्पलेट करता है? पेमेंट ऑफ अलाउंस टू बाय मदर टू चिल्ड्रन, हाँ, बाय वाइफ टू हस्बैंड, हाँ ये वाइस वर्सा वाली चीज नहीं करता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 125 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। इनमें से कौन मेंटेनेंस क्लेम नहीं करता है? वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब इसमें तो ये हो गया कि दोनों ही हो गए। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर की बात हो रही है? हैज द पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस एंड द एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स। बीच की मेंटेनेंस दे सकता है, दे सकते हैं। हैज नो पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस, ऐसा तो कुछ नहीं है। हैज पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस बट नो पावर टू ग्रांट एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये क्या है? हैज नो पावर टू ग्रांट, ये सारी चीजें हैं। अब इसका आंसर क्या है? यही है आंसर, पहले ही वाला लग रहा है, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस भी ग्रांट कर सकते हैं, सब कुछ ग्रांट कर सकता है मजिस्ट्रेट, पहली बात तो ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स आर पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जनरली तो यही होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन इफ स्पेसिफिकली ऑर्डर, हाँ कि आपने अप्लाई किया उस डेट से, तो आंसर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन इवन नहीं, स्पेसिफिकली ऑर्डर नहीं है तो नहीं हो सकेगा, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है मंथली अलाउंस और द इंटरिम मंथली अलाउंस कैन बी ऑल्टर्ड एज प्रोवाइडेड, ठीक है, 127 में आई थिंक ऑल्टर हो जाएगा, है ना, सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट है एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम अलाउंस कैन बी कैंसिल्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस स्टेटेड इट। कैंसिल भी हो जाएगा, सर्कमस्टांसेस कहाँ पे स्टेट किए गए हैं? स्टेटेड इन 125 क्लॉज 5, हाँ 127 क्लॉज 2, 127 में तो स्टेट किए गए हैं, 125 क्लॉज 5 में भी स्टेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। कुछ ही सेक्शंस बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो है कैन बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द वाइफ इज रिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। कहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा? हाँ, वाइफ इज रिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। कैन बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द हस्बैंड रिसाइड, हाँ हस्बैंड जहाँ पे रिसाइड करता है। वेयर द हस्बैंड ऑफ वाइफ लास्ट रिसाइडेड, ये सारी पोजीशंस पे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मंथली अलाउंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। एप्लीकेशन किस चीज़ की? इंटरिम मंथली अलाउंस, ठीक है, इज टू बी डिसाइडेड विद इन, कितने डेज में डिसाइडेड होगी। अब बीच में आपको क्या चाहिए? पैसे की जरूरत है, तो कितने डेज में डिसाइड हो जानी चाहिए? 60 दिन में डिसाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। कितने दिन में? 60 दिन में ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू सच पर्सन, यानी कि 2 महीने का टाइम है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिफॉल्टर, ठीक है। अब जो इम्प्रिजनमेंट है वो सजा है कि क्या है, ठीक है, तो वो है इफ इज द मोड ऑफ इन्फोर्समेंट ओनली, ठीक है, सिर्फ इन्फोर्समेंट की वजह से आपको क्या है? इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, अदरवाइज आपकी वो पनिशमेंट नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंसेस। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑर्डर का 1 ईयर है फ्रॉम द डेट ऑन विच द इट बिकम्स ड्यू, 1 साल के अंदर आप इसे दे दो। नेक्स्ट है इन केस वेयर एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंडक्टेड इन अ रॉन्ग प्लेस। इन केस वेयर इंक्वायरी हो गया है, ट्रायल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? गलत जगह पे
कर दी गई हैं, तो क्या हो जाएगा, द इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी सेट असाइड, सेट असाइड नहीं की जाएंगे एज वर्ड अनलेस इट हैज ओकेजनल फेलियर ऑफ जस्टिस। अब देखो यहाँ पे वर्ड एब इनिशियो दिख रहा था स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा, ठीक है, ये गलत ही है। सेट असाइड नहीं किया जाएगा अनलेस इट हैज बीन ओकेजन इन फेलियर ऑफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस जब तक इनजस्टिस नहीं हुई है तब तक उसे सेट असाइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन एज टू लैक ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। अब ऑब्जेक्शन है क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड, तो कब लिया जाएगा, कैन बी टेकन बिफोर और एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ठीक है, पहले लिया जा सकता है या उसी टाइम पे लिया जा सकता है। कैन बी टेकन एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ऐसा थोड़ी है। कैन बी टेकन इन अपील, बिल्कुल भी नहीं। कैन बी टेकन बिफोर और एट एनी टाइम, टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, स्टार्टिंग ऑफ द ट्रायल में आप कभी भी ले सकते हो। नेक्स्ट है अंडर द स्कीम ऑफ सीआरपीसी द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इज वेस्टेड इन, ठीक है, सीआरपीसी के अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कॉग्निजेंस लेने वाला किस पे वेस्टेड है, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ सेशन हैज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय वर्च्यू ऑफ, कोर्ट ऑफ सेशन के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लेने का है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 193 ऑफ सीआरपीसी। 193 ऑफ सीआरपीसी देखना है, देखो 193 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन किस में आता है, 193 में आता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी हैज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट ऑफ सेशन का, ठीक है, टू टेक कॉग्निजेंस। अब किस चीज में कॉग्निजेंस ले सकता है वो, ओरल कंप्लेंट नहीं, ओरल नहीं, ऑन एन ओरल कंप्लेंट ओरल नहीं, ऑन अ रिटन कंप्लेंट ऑफ अ प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन भी नहीं है, ऑफ अ रिटन कंप्लेंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यही इसका आंसर है, रिटन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।